बेटा आज थर्ड बुक शुरू कर रहा हूं, सुन रहे हो मेरी बात? तो थर्ड बुक में सेम बात, जो डीप थ्योरी है, मैंने आपको सभी को बताया थ्योरी की मैं एक साथ 6-7 क्लास लूंगा, सारे चैप्टर की एक साथ कराऊंगा। तो मैं फिलहाल न्यूमेरिकली पॉइंट व्यू से शुरू कर रहा हूं। तो थर्ड बुक का जो पहला चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर, क्या बेटा है थोड़ी सी थ्योरी, पर इसकी थ्योरी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं ज्यादा हमें। फर्स्ट चैप्टर जो है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक्चुअल में इसमें से बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है। एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर वैसे सोचने लगूं मैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 नंबर, भाई 3 नंबर छोड़ो, वो 30 नंबर के लिए भी बड़ा चैप्टर है। तो हमें यहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए नहीं आती है। एक्चुअली में ये थ्योरी चैप्टर ही की तरह ट्रीट करो। इसमें वो हमसे क्या करता है, हमें कुछ आइटम्स बताता है और हमसे ये पूछता है उन आइटम्स की जगह बताओ, वो किस जगह पर आएंगे। बैलेंस शीट में आएंगे तो कहां आएंगे, पी एंड एल अकाउंट में आएंगे, पी एंड एल अकाउंट नहीं बनता, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनती है, तो कहां पर आएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन है। तो इसमें चैप्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ध्यान देना, 2 चीजें कवर होती हैं बेटा। एक बैलेंस शीट, कई बार 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है, बैलेंस शीट कौन से पार्ट में बनती है। पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट, ये कभी कभी 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछा जाता है। और दूसरे नंबर पे क्या बनता है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। यहां पर पी एंड एल अकाउंट नहीं बनता, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता, क्या बनता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये किस में कवर होता है, ये कवर होता है पार्ट 2 में, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट। तो आज और कल, कल मतलब नेक्स्ट क्लास, 2 क्लास में तो बैलेंस शीट पूरी होगी और 1 क्लास में मैं पी एंड एल की बात करूंगा, ठीक है। और उसके बाद 1 क्लास में मैं कराऊंगा कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन। तो हम इसमें देंगे 4 दिन, ठीक। कहने वाले कह सकते हैं 1 डे का चैप्टर है, 1 डे का नहीं है बेटा, 4 दिन लगाएंगे इसमें। तो बैठो भाई, पार्ट 1 बैलेंस शीट, पार्ट 2 स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। याद रखना, कई बार एग्जाम में कंफ्यूजन होती है, क्योंकि हमें तो अक्सर 11th क्लास से एक आदत है ना कि पहले पी एंड एल फिर बैलेंस शीट, पर यहां उल्टा है, बैलेंस शीट पार्ट 1 है और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल पार्ट 2 है, याद रखना। तो अब क्योंकि ये शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट में गिवन है, तो ये लॉ की भाषा में गिवन है, यानी ये संविधान के अंदर लिखे हुए हैं। और जब कोई चीज लॉ में, बुक में लिखी है, तो बेटा मैं उसका फॉर्मेट अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकता। यहां पर जिस भी ऑर्डर में जो लिखा है, हमें उस चीज को उसी ऑर्डर में फॉलो करना पड़ेगा। अगर हमारा ऑर्डर आगे पीछे होता है, फॉर एग्जाम्पल पहले नंबर पे आता है शेयर होल्डर फंड, दूसरे नंबर पे आता है एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट, अगर मैं इनका ऑर्डर आगे पीछे कर दूं और लिख दूं दोनों पॉइंट, तो भी 0 मार्क्स मिलेंगे। तो इसका हमें क्या याद रखना पड़ेगा, ऑर्डर। अब 90% रोल तो आप ही का है इसमें, कपड़ा उठाना। याद करने में मैं कोशिश कर सकता हूं कि मैं तुम्हें थोड़ा सा ऑर्डर याद कराने के लिए एफर्ट्स गिरने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, सही है। देखो सबसे पहले ये लिखो, शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये हमारे बनेंगे 6 हेड्स, जिसमें से 4 हेड कवर होंगे लायबिलिटी साइड और 2 हेड कवर होंगे एसेट साइड। पहला एस, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। दूसरा एस, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट। तीसरा
एन से नॉन करंट लायबिलिटी, सी से करंट लायबिलिटी, सी से करंट लायबिलिटी, एन से नॉन करंट एसेट, और सी से करंट एसेट। तो ये हमारे बैलेंस शीट के 6 मेन हेड है। ऊपर के 4 कवर होते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी में। तो ऑर्डर यही रहेगा जो मैंने बताया है, आगे पीछे नहीं हो सकता। और नीचे के 2 कवर होते हैं एसेट्स में। ये 4 मेन हेड लायबिलिटी के अंदर और 2 मेन हेड एसेट्स के अंदर। याद हो जाएगा ऑर्डर। ये ऑर्डर क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, 3 नंबर के क्वेश्चन में एक्सप्लेन मेन हेड्स ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो अगर आपने नंबर आगे पीछे कर दिया तो उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे बेटा, याद रखना। ये नंबर हम चाहकर भी आगे पीछे नहीं कर सकते, ये नंबर हम चाहकर भी आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। अब इसके अंदर आते हैं फर्दर सब हेड्स। तो इसके सब हेड को मैं नाम दे रहा हूं सिया राम सिया। एस से शेयर कैपिटल, ठीक है। आर से रिजर्व एंड सरप्लस, और एस से शेयर वारंट। एक्चुअली में मैंने लिख दिया, बट ये किसी भी हालत में हम लोगों के काम आने वाली चीज नहीं है। अभी हम बहुत ही बेसिक लेवल के अकाउंट्स पे 12th में, और ये तो हम कहीं बहुत आगे जाकर पढ़ेंगे कंपनी अकाउंट जब हम प्रॉपर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो हम कंपनी अकाउंट के नाम पे शेयर डिबेंचर इशू करना सीख रहे हैं बस, ठीक है। जब कंपनी लॉ पढ़ेंगे ये तब पढ़ने में आएगा, तो इसका हमसे कुछ रोल भी नहीं है। तो आप इतना भी याद रख सकते हो श्री राम या सिया राम, इतना भी हमारे लिए काफी है। इसका कोई सब हेड नहीं है, इसका कोई सब हेड नहीं है। इसके अंदर है तो 4 हैं, 4, जिसमें से तीसरा हमारे काम का नहीं है, तो मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। तीसरा बेसिकली नाम है उसका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। भैया डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी तो आप तब जानोगे जब आपको टैक्स का प्रोसीजर पता होगा। कितने लोगों ने टैक्स के मीनिंग के अलावा टैक्स का कोई रूल पढ़ा है? क्या रूल पढ़ा है? अरे ये रूल कोई ना है बेटा, ये रूल नहीं है बेटा। टैक्स का मतलब टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है, सेट ऑफ कैसे होता है, कैरी फॉरवर्ड कैसे होता है, कौन सी इनकम पे कितना टैक्स लगता है, कौन सी इनकम किस हेड में आती है। तो ये सब हम 12th के बच्चों ने नॉर्मल सिचुएशन में 99% बच्चों ने नहीं पढ़ा होता, तो इसका कोई पॉइंट एग्जाम में आता भी नहीं है, ठीक है। एक शब्द याद रख लो, लोन। ये तो वैसे भी एक दूसरे को बोलते ही रहते हो, ठीक है। लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर नॉन करंट लायबिलिटी, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये इसके अंदर सब हेड। ऑर्डर आगे पीछे नहीं हो सकता, ऑर्डर आगे पीछे नहीं। अगर ऑर्डर आगे पीछे हो जाता तो मैं तो बहुत अच्छे अच्छे शब्द बना लेता। जब कभी बहुत सालों पहले, 20-1 साल पहले बिजनेस पढ़ा देता था, तब मैं बनाता भी था ऐसे शब्द की भैया वो ऑर्डर में याद हो जाए, एडवांटेज डिसएडवांटेज पर वो बन जाते। लेकिन इसमें भैया हमारी मजबूरी है, हम ऑर्डर आगे पीछे नहीं कर सकते। करंट लायबिलिटी, यहां पे एक शब्द स्टॉस, ये वर्ड दिमाग में बन सकता है एक शब्द। पहला शब्द यहां पे बनता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। दूसरा ट्रेड पेबल,
तीसरा अदर करंट लायबिलिटी, और चौथा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। चौथा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये लायबिलिटी के मेन हेड और सब हेड। ऑर्डर याद हो जाएगा, याद करना पड़ेगा। वैसे तो बच्चे अगर याद ना भी करें तो काम चल जाएगा, पर कभी कभी ऐसा चांस है झटका लग जाए एग्जाम में, जब हमसे पूछ लिए जाएंगे कि भाई एक्सप्लेन या डिटरमाइन 3 मेन हेड या डिटरमाइन 3 मेन सब हेड ऑफ क्या कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। तो ये ऑर्डर बेटा हमें दिमाग में रखना ही पड़ेगा बच्चे, है ना। अब बात करते हैं नॉन करंट लायबिलिटी की, हाँ नॉन करंट एसेट की। इसमें भी एक टर्म आता है डेफर्ड टैक्स एसेट, उसको मैं क्या कर रहा हूं इग्नोर, क्योंकि वो हमारे काम नहीं आना बेटा, हमें उसका मतलब भी नहीं पता लग सकता। आपको मालूम है वैसे डेफर्ड टैक्स एसेट है क्या, थोड़ा सा आइडिया दूं। इनकम टैक्स में वेरियस डिडक्शंस मिलती हैं, ठीक है, क्या मिलती हैं डिडक्शंस। फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर खर्चा है, उस खर्चे पे भारत सरकार कहती है कि हम इकट्ठी 100% खर्चे की डिडक्शन एक साल की पहले साल की दे देंगे, बट वो खर्चा है डेफर्ड नेचर का। फॉर एग्जांपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। देख इसका मतलब थोड़ी बहुत टैक्स मुझे पता है ना। चलो सुनो, अब जैसे मैंने 1 करोड़ रुपए खर्च करे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, 4 साल में मैं इसे राइट ऑफ करूंगा, मेरे हिसाब से वो मेरा 4 साल का खर्चा है, पर सरकार ने कहा पहले साल ही ले लो 100% डिडक्शन। तो सरकार ने पूरे 100 करोड़ पे 1 करोड़ कितने बोला मैंने खर्चा 100 करोड़, पूरे 100 करोड़ पे पहले साल ही खर्चा मान के टैक्स में माफी दे दी। बट एक्चुअल में ध्यान से सोचा जाए तो मेरे ऊपर एक तरीके से एक लायबिलिटी बन गई क्या, कि अगले 3 साल मुझे टैक्स में छूट कम मिलेगी अब, क्योंकि मैंने पहले साल ही सारी छूट ले ली, है ना बेटा। तो इसे कहते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। आपको लगता है ये आप में से किसी भी बच्चे के काबिल वाली चीज है? अभी कहीं आसपास भी सुने शब्द या पहुंचे और बेटा हमने पढ़े ही नहीं है, तो ये हमारे काम के नहीं है इसके। जैसे हमारा जो बजट आता है गवर्नमेंट बजट फरवरी में आ जाता है, लेकिन जो कॉर्पोरेट की लास्ट बजट जो मार्च बनती है। मैडम ये डेफर्ड टैक्स नहीं होता बेटा, जबरदस्ती कुछ भी बता दो, बताने में क्या जाता है। तुमने पढ़ा नहीं, तुम्हें ये पढ़ना आता है क्या लिखा है मैंने उर्दू में, तुम्हें नहीं आता मैं कुछ भी बोल दो मान लोगे, जब आता ही नहीं तो कुछ भी बोल दो मान लोगे, है ना। तो वही वाली बात है बेटा, ठीक है। डेफर्ड टैक्स इसे कहते हैं लायबिलिटी। और ऐसी डेफर्ड टैक्स एसेट है, किस तरीके से डेफर्ड टैक्स एसेट है। फॉर एग्जांपल कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनकी डिडक्शन ऑन पेमेंट बेसिस मिलती है। तो मैंने खर्चा करा 2024-25 में, पर किसी वजह से उनकी पेमेंट हुई 25-26 में, तो गवर्नमेंट ने 24-25 में उस खर्चे को खर्चा नहीं माना। तो इस सिचुएशन में मेरी इनकम ज्यादा दिखाई गई होगी, जब इनकम ज्यादा दिखाई गई होगी तो मैंने ज्यादा टैक्स दिया होगा, पर अगले साल गवर्नमेंट उसे खर्चा मानेगी, जबकि वो मेरे हिसाब से अब खर्चा है नहीं, अब मुझे टैक्स क्या देना पड़ेगा कम, तो इसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलेगा। दिस वन इज डेफर्ड टैक्स एसेट। अब बोलने को आपको कोई कुछ भी, मैं भी कुछ भी बोल सकता हूं, बट आजकल तो इंटरनेट जिंदाबाद, कुछ भी पढ़ सकते हो आप। ये होता है डेफर्ड टैक्स एसेट। और ये जो है ना बजट पहले आ गया और एडवांस, ये नहीं होता डेफर्ड टैक्स। इसका डेफर्ड टैक्स से कहीं कोई मतलब वास्ता नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, गवर्नमेंट बजट की बात कर रहे हो आप, अबे गवर्नमेंट बजट के कंपनियों के डेफर्ड टैक्स से क्या मतलब है? वो तो गवर्नमेंट की बैलेंस शीट में मतलब होगा फिर। ये नहीं है बेटा, कहीं से कहीं तक ये नहीं है बच्चे, बिल्कुल। मतलब आप ये मानो, आप उनसे पूछ रहे हो चाय कैसे बनती है, वो आपको ये बता रहे हैं कि शिमला कहां पर है। मतलब चाय की जगह कॉफी बनाना भी बता दे तो समझ में आता है, वो तो थिंग ही अलग है बेटा, ठीक है ना। तो ये हमारे काम नहीं है। अब आते हैं इस पे नॉन करंट एसेट पे। देखो इसके अंदर मेन क्या क्या हेड है। फिर नहीं लाना ऑरेंजेस, ठीक है, ठीक है, फिर नहीं लाना ऑरेंजेस। अब इस पी का मतलब है प्रॉपर्टी
प्लांट, इसे ऐसे ही लिखवाऊं, एंड इक्विपमेंट। इसके अंदर फर्दर सब हेड के भी 4 सब हेड और हैं, सब हेड हैं इसके, टिक्की। पहला टेंजिबल एसेट, नहीं टेंजिबल एसेट के अंदर नहीं है, इसके अंदर टेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट, टिक्की, इंटेंजिबल एसेट। अब इन सभी शब्दों को मैं अगली क्लास में समझाऊंगा, एक एक शब्द का मतलब भी बताऊंगा। बेटा ऐसा नहीं है लिख दिया रट लो बस, मैं एक एक शब्द का मतलब भी बताऊंगा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। चलो हल्का हल्का मतलब बताता हूं, हल्का हल्का मतलब बताता हूं, सुनो। टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट हम सबको पता है, ठीक है। कैपिटल WIP क्या है? मैं अपने बिजनेस के लिए एक बिल्डिंग बना रहा हूं, बिल्डिंग बन गई तो टेंजिबल एसेट, और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो कैपिटल WIP। मैं अपने बिजनेस के लिए कोई टेक्निक का इजाद कर रहा हूं, टेक्निक इजाद हो गई तो पेटेंट के नाम से इंटेंजिबल एसेट, और जब तक उस टेक्निक पे भी काम चल रहा है तो इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तो एक तरीके से आधा अधूरा बना इंटेंजिबल एसेट है, और ये एक तरीके से आधा अधूरा बना टेंजिबल एसेट है, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस। एन से नॉन करंट लायबिलिटी और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। एल से लोन एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन एडवांस लिख दो, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस। अब लोन एडवांस का मतलब क्या होता है? हमने लोन दिया है, और सिंपल लोन का मतलब क्या होता है? हमने लोन लिया है। ओ से अदर नॉन करंट एसेट। क्या बेटा? मैंने बस इसमें से एक गायब करा है, बताओ क्या? डेफर टैक्स एसेट। हाँ बेटा क्या कह रहे हैं आप? कोई डाउट? ये तो बेटा याद वैसे करना है, मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि एक थोड़ा शॉर्ट। हाँ बेटा हो गया तो अच्छी बात है। करंट एसेट, इसका तो मुझे और मजेदार सा लगता है। चल इधर तेरे चाचा शैंपेन। भाई ठीक है, कभी कभी अंग्रेजी गलत करने से फायदा मिल जाता है, ठीक है। शैंपेन उड़ा रहे हैं, चल इधर तेरे चाचा शैंपेन उड़ा रहे हैं, ठीक है। या समोसे उड़ा रहे हैं, लिख ले यार। सी से करंट इन्वेस्टमेंट, आई से इन्वेंट्री, टी से ट्रेड रिसीवेबल, सी से करंट एसेट, एस से नहीं करंट एसेट कह रहा हूं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एस से शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस, ओ से अदर करंट एसेट। भैया मुझे भी याद नहीं होती बैलेंस शीट, तो ये है, मैंने तो कुछ भी जैसी तेरे सामने लिख दिया, ठीक है। तो ये आपको हेड और सब हेड याद करते हैं। अब मोटे तौर पे, हाँ बेटा, हाँ लोन एडवांसेस का मतलब होता है हमने लोन किसी को दिया है, तभी तो वो एसेट में आ रहा है, तभी तो वो एसेट में है बेटा। अच्छा लोन लिख दिया, सॉरी। ठीक है। अब तो मेन हेड और मेन सब हेड, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा, एक्सप्लेन द वेरियस सब हेड ऑफ करंट एसेट।
तो ये ऑर्डर आपने आगे पीछे किया तो दिक्कत है बेटा, ठीक है। ये ऑर्डर अगर आपने आगे पीछे किया तो उसमें दिक्कत है, तो ये ऑर्डर आगे पीछे नहीं होगा। एक बार इनको बनाने की कोशिश करता हूं। कैसे लिखा है मैंने ये? शोर शराबा नहीं चलेगा, ये तो मैंने किसी से कॉपी किया है, ये वाला शोर शराबा नहीं चलेगा। अब पता नहीं बच्चे नहीं बोला था, मैंने कहा अच्छा लग रहा है चलो लिख लो। भाई हमें भी तो किसी से सीख सकते हैं, जरूरी है हमेशा सिखाएं। ये तो किसी बच्चे ने बोला, मुझे अच्छा लगा, लिख लिया। इसके अंदर मैंने लिखवाया था सिया राम सिया, इसमें लिखवाया था लोल, इसमें सॉरी इसमें तो कुछ था ही नहीं, लोल स्टॉस, इसके अंदर फिर नहीं लाना ऑरेंजेस, इसके अंदर फर्दर टिक्की, इसके अंदर फर्दर क्या था? टिक्की, और इसके अंदर चल इधर तेरे चाचा समोसे उड़ा रहे हैं। तो ऐसे मैंने ये ऑर्डर अपने दिमाग में रखने की कोशिश की थी, और जहां तक है मैंने बेटा बिल्कुल सही ऑर्डर लिखा हुआ है। एक बार बुक से मैच कर लेना, फिर भी कर लो बुक से मैच, ऑर्डर सही है नहीं है। अरे नहीं ऐसा नहीं है भैया, ये याद करने वाली चीज है, इसमें हो जाती है गड़बड़ी। परफेक्ट है ये ऑर्डर, ठीक है बस। तो ये आप भी याद कर सकते हैं आराम से। भाई बचपन में मैं फर्रे बनाता था ना, तो क्या करता था मैं? फर्रे बस मैं ऐसे नहीं आंसर उतार रहा हूं, एडवांटेजेस हैं उनका। पहला पहला शब्द बस, जैसे ही एस देखूंगा तो मुझे अंदर का आंसर याद है, आई देखूंगा तो मुझे पता है आगे क्या लिखना है। मैं बस पहला शब्द की वो पहली शब्द की कसर बचपन में अकल नहीं थी, तो वो तो हम ऐसे पूरी कर लेते। तो वो कसर फिर मैंने जब बिजनेस कभी बहुत पहले पढ़ाता था, तो मैंने फिर ऐसे करना था। क्यों काटू? तो अब हमने तुम्हें बता दिया ना, तुम्हें वो फर्रे बनाने की जरूरत नहीं है अब। क्यों? तुम इस तरीके से दिमाग में रख सकते हो ना, पहला शब्द याद आता है तो बेटा आगे की चीज हमें क्या है बेटा याद आने लगती है ना, यही है ना। तो ये आपका ऑर्डर है। अब एक एक करके बात करता हूं समझाने की। नहीं नेक्स्ट क्लास में तो लिखवाने अंदर शेयर, हाँ WIP वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अरे साफ सुथरी बैलेंस शीट लिखवाऊंगा बेटा, ये तो बस मैंने अभी तुम्हें क्या बताया, एक वे बताया कि मैं ऑर्डर कैसे दिमाग में रखूं, है ना। तो सुनिए, लिखो। कितना समय लगाया देवी जी याद करने में इसे? 3 घंटे, 3 दिन। अब बता, हो गया 30 मिनट में हो जाएगा, याद ना हो जाएगा? नहीं वो सिर्फ 3 दिन लगाए हैं बेटा, तो इसलिए याद है उसे, उसने 3 दिन बता रहे। बेटा तो मैं अभी अगली क्लास में इनके अंदर के एग्जाम्पल ही तो लिखवाऊंगा, पर एग्जाम्पल में कोई ऑर्डर नहीं है, तो इसीलिए वो मैं समझाते हुए लिखवाऊंगा। इनके में भी पता है कैसे क्वेश्चन आता है, CBSE हो या ICSE, 6 आइटम देंगे वो हमें, और हमसे ये पूछेंगे ये आइटम किस हेड और किस सब हेड में आता है। ठीक है, तो मुझे भी लिखवाने हैं सबके, ठीक है, मुझे भी लिखवाने हैं वो, पर वो मैंने इसमें क्यों कवर नहीं करे, क्योंकि उसका कोई ऑर्डर नहीं है। यहां पे मैंने क्या कवर करा, जो एज पर शेड्यूल 3 ऑर्डर फिक्स है, प्री डिटरमाइन है, वो ऑर्डर क्या रहेगा, मैंने इसमें ये कवर किया। सही है ना। यहां के बाद मैंने इसे शॉर्ट में कैसे दिमाग में रखा था वो मैंने लिख दिया। हाँ जी, शेयर कैपिटल का मतलब तो शेयर चैप्टर पढ़ ही चुके हो यार, तो जो कुछ शेयर चैप्टर में पढ़ा वो सब इसमें आ जाएगा सब कुछ इसमें। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, कॉल्स इन एरियर,
कॉल्स इन एडवांस नहीं आएगा। शेयर की बैलेंस शीट जब मैंने पढ़ाई थी तो ध्यान करें, वहां मैंने बोला था एडवांस यहां पे कवर नहीं करते हैं। एडवांस होता है नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम वो अलग आता है, उसको रिजर्व में दिखाते हैं। इनके मतलब जहां बता सकता हूं वहीं बताऊंगा। रिजर्व एंड सरप्लस, भाई कोई भी ऐसी चीज जिसके साथ रिजर्व, फंड या सरप्लस लिखा है वो हर चीज इसमें आएगी एक्सेप्ट प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी फंड। अब प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी फंड को कुछ बुक्स वाले नॉन करंट लॉन्ग टर्म प्रोविजन में कवर करते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म प्रोविजन में कवर करते हैं। इसके पीछे रीजन क्या पता, वर्कर अभी 2 साल बाद अगले साल रिटायर हो और क्या पता कई सालों बाद हो, ठीक है। पर इसे जनरली मुझे सूट करता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन में कवर करना। अब शेयर वारंट हमें पढ़ना नहीं। अब आते हैं बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। हमने उधार लिया किसी से, कितने पीरियड का उधार लिया, ये गलत है। अब जब आप इसी के बेस पर मुझे एक न्यूमेरिकल सिखाना है, अरे यार मेरी भी बात सुन ले करो भाई, कभी कभी हम भी थोड़ा बहुत तो थोड़ा सा पढ़ा हुआ है यार 25 साल में भाई, सुन ले। अब सुनो, क्या क्राइटेरिया है किसी भी चीज को करंट मानना है या नॉन करंट? 12 मंथ और 1 ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब मालूम है आपको क्या होता है? ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है जैसे मैंने रॉ मटेरियल खरीदा और वो वापस कैश बदलने में उसे कितना समय लगेगा, इसे कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। यानी कि मेरे यहां पे शेयर बनने का ऑपरेशन होता है तो वो पूरा प्रोसीजर कब पूरा होता है? 12 मंथ और 1 ऑपरेटिंग साइकिल, जो भी इसमें से हायर है, ठीक है। फिर इस हायर से कंपेयर करते हैं ड्यू डेट को। किसे कंपेयर करते हैं? ड्यू डेट। अब ड्यू डेट अगर इस हायर वाले से ज्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म कहलाते हैं, और अगर यही ड्यू डेट कम है इस हायर वाले से तो वो शॉर्ट टर्म या करंट कहलाते हैं। ये होता है बेटा लॉन्ग टर्म का और शॉर्ट टर्म का। तो अब अगर सपोज करो मैंने किसी से ट्रेड पेबल है जिनकी ड्यू डेट है 16 मंथ। कितनी ड्यू डेट है? 16 मंथ। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है 18 महीने का, तो 18 महीने और 12 महीने विच एवर इज हायर 18, और ड्यू डेट 16 मंथ। तो कौन सा केस बना? ये वाला नीचे वाला, तो वो करंट लायबिलिटी में आएगा बेटा 18 महीने 16 महीने होने के बाद भी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ज्यादा आगे नहीं भागना। ये जो 11वीं में हमारे दिमाग में बैठाते थे कि 1 साल फिक्स क्राइटेरिया है, 1 साल फिक्स क्राइटेरिया बिल्कुल भी नहीं है। 1 साल फिक्स क्राइटेरिया बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैं आपको 11th में क्या लिखवाता था, ध्यान करो, जनरली शॉर्ट पीरियड मैं ये लिखवाता था, है ना? क्लियर है? ये लिखवाता था ना मैं, बजाय 1 ईयर फिक्स लिखने के। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी आ जाता है। चलो आज उस न्यूमेरिकल ही करते हैं, क्योंकि अगली क्लास में तो टर्म्स के मुझे एग्जांपल लिखवाने हैं, तो आज वो न्यूमेरिकली कवर करा देता हूं। आ गया ना? अगर यकीन मान ले क्लास में 100 बच्चे हैं तो 95 नहीं करके आ रहे हैं वो। लाओ दिखाना बुक। मुझे मालूम था ऐसे ही कुछ होने वाला है। मैं था सर के आगे तो जबान नहीं खुल रही थी तुम्हारी। अबे मैंने तो कुछ नहीं बोला, अपने आप ही आए थे सर। हाँ कल रात फोन आया था सर पे। यहाँ तो मैं ही कराऊंगा,
आरडीसी एक्सटेंशन में खोलने की सोच रहे हैं मिलकर 2-3 जने और। ये पूरे इंटरेस्ट है। इलिस्ट्रेशन 9 की फोटो भेज देना ग्रुप में। इलिस्ट्रेशन 9 फोटो भेज दो। हेड सब हेड तो याद हो जाएंगे ना आराम से ऑर्डर में। मेरे पास एक रास्ता ही क्या है, मैं बुक से एग्जाम्पल कह दूं, यहां से यहां तक याद कर लो, यहां से यहां तक 2 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। पर 2 दिन की जगह 4 दिन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर तरीके से कर लेते हैं बेटा, है ना। क्योंकि अगर ये चैप्टर दिक्कत देगा तो एक चैप्टर है रेशियो एनालिसिस, उसमें भी दिक्कत आएगी और कैश फ्लो में भी दिक्कत आएगी। भैया आगे इलस्ट्रेशन, हाँ या ना? ठीक है, तो अब आप, मैं तो बुक रख दी, आप ही मुझे केस बताओ, पहला केस। अरे यार ग्रीन पेन गिरा है क्या नीचे? देखिए वो कौन से रंग वाला है। हाँ हाँ बेटा पढ़ो सिचुएशन 1। अरे क्वेश्चन ही पढ़ दो एक जना पूरा। अरे नहीं क्वेश्चन पढ़ो ऊपर से जहां लिखा है इलिस्ट्रेशन 9। करंट एंड नॉन करंट में करना है क्लासिफाई। बोलो अब। ऑपरेटिंग साइकिल्स 10 है, 10 महीने, और एवरेज कलेक्शन टाइम है, कलेक्शन टाइम है 9। अब 12 और 10 विच एवर इज हायर। अब कलेक्शन पीरियड छोटा है और ये पीरियड बड़ा है, तो ये क्या बना? करंट। तो ये क्या बनेगा? करंट बनेगा। बस अब अगला एग्जांपल बोलो। भैया 10 और 12। अरे 10-12 मुझे क्या पता। ऑपरेटिंग फिर 10 है और विच एवर इज हायर 12 और कलेक्शन पीरियड भी बराबर है, तो ये भी करंट लायबिलिटी बना। आगे बढ़ो। ऑपरेटिंग साइकिल 10 है और ड्यू डेट 15 है। 10 और 12 में से हायर क्या है? और ये, तो ये क्या बना? नॉन करंट लायबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल 18 और 12, इनमें से हायर क्या है? 18 है, ठीक है, और ये 14 है, तो कलेक्शन पीरियड इससे छोटा है, तो क्या बनाइए? हाँ भाई लक्ष्य भाई साहब 1 ईयर से ज्यादा है, तो यार करंट में कैसे आ गया? ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन दिमाग में बैठा रखी है 1 ईयर, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। 1 ईयर की जगह अगर बैठाना भी है तो 1 ऑपरेटिंग साइकिल बैठाओ, ठीक है, क्या बैठाओ? 1 ईयर नहीं बैठाओ बिल्कुल भी। तो आगे न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल अगर आ जाए तो बहुत अच्छा है, 3 नंबर में आएगा और बहुत कम बच्चे करके आएंगे। बोलो बोलो। ऑपरेटिंग साइकिल और 12 विच एवर इज हायर 14 और कलेक्शन पीरियड तो नॉन करंट लायबिलिटी। अब बताओ 14 में करंट बन गया, 15 में नॉन करंट। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा? ऑपरेटिंग साइकिल से कंपैरिजन में भी तो डिपेंड कर रहा है ना। कोई डाउट है? तो अगली क्लास में चलो छुट्टी मत करना, फिर मैं इन सभी सब हेड्स का मतलब समझाऊंगा और इनके एग्जाम्पल लिखवाऊंगा बेटा। टाइम लगेगा उसमें। चलिए।